अब हम यहाँ स्टैंडर्ड 8 में सोशल साइंस में 6 चैप्टर इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक डिस्कशन आती है। अरुणा वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग वाइल हर डॉटर पूर्वा वॉज सिटिंग बिसाइड हर एंड डूइंग हर होमवर्क। जब अरुणा जो न्यूज़पेपर पढ़ती है उस टाइम उसकी डॉटर पूर्वा उसके बाजू में अपना होमवर्क करती है। अरुणा रीड लाउडली रिवॉल्यूशन इन लीबिया। अरुणा ने जोर शोर से बोला, मतलब जोर से बोला कि लीबिया में रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब बगावत हुई। हियरिंग दिस पूर्वा आस्क्ड, ये सुन के पूर्वा ने बोला, व्हाई डू पीपल रिवॉल्ट, लोग बगावत क्यों करते हैं। अब अरुणा ने आंसर दिया, व्हेन द नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड एंड पीपल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस तो दे रिवॉल्ट। जब लोगों की जरूरत होती है वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसी वजह से लोग इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करते हैं, मतलब आर्थिक प्रॉब्लम का सामना करते हैं और दे रिवॉल्ट, वो क्या करते हैं, बगावत कर देते हैं। इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड एंड रिजल्टेड इन रिवॉल्ट। मतलब कि जब ब्रिटिश रूल था भारत में उस टाइम यही कंडीशन हमारे लोगों की थी, इसी वजह से उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था, मतलब कि बगावत कर दी थी। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ इंडियंस एट दैट टाइम। तो देखते हैं, मतलब यहाँ उस टाइम इंडियंस की क्या लाइफ थी इसके बारे में। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th सेंचुरी। मतलब के 18वीं सदी तक जो भारत है वो आर्थिक तरह से प्रॉस्परस, मतलब फूला फाला सा समृद्ध था। अनार्थ के that followed the death of औरंगजेब टू could not weaken it। मतलब उस टाइम जब औरंगजेब हमारा शहंशाह था उसकी डेथ के बाद भी हमारी इकोनॉमी में कोई फेरफार, मतलब कोई डिस्टर्बेंस, कोई अराजकता फैली नहीं थी। It has been admitted by historians across the world that the industries, production techniques and the organization of trade in India were unmatched at that time। मतलब उस टाइम जो वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस था तो भारत में उस टाइम भारत की इंडस्ट्री, जो प्रोडक्शन की टेक्निक होती है, वो जो ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उस टाइम, मतलब वर्ल्ड में जो थी टफ थी, यहाँ सब अनमेच था, मतलब यहाँ उसका कोई असर नहीं था। सेम कंट्री इंडिया, वही कंट्री इंडिया बिकेम पुअर एंड बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब जो ब्रिटिशर थे उसके 200 साल के शासन के दरमियान भारत गरीब और दिवालिया हो गया था। It became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a large market for the finished product of the factories in England। मतलब कि जो भारत वो रॉ मटेरियल के लिए जो इंग्लैंड में फैक्ट्री होती है उसके लिए रॉ मटेरियल ऑफर करता था, उसके वजह से मतलब ये लार्ज मार्केट था। फिनिश प्रोडक्ट इंग्लैंड में जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स होती है उसकी वजह से यहाँ मतलब रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे और इंग्लैंड से कंप्लीट माल करके, कंप्लीट प्रोडक्ट करके यहाँ बेचते थे, वर्ल्ड मार्केट में बेचते थे। आगे देखते हैं, कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब जब ब्रिटिश शासन था उस टाइम हमारे जो फार्मर्स है, हमारे जो एग्रीकल्चर है उसकी क्या स्थिति थी वो देखते हैं। तो ब्रिटिश गॉट ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार और ओडिशा। मतलब बिहार, बंगाल और ओडिशा में जो अंग्रेजों ने अपनी इनकम को स्थिर करने के लिए दीवानी राइट्स दिए हुए थे, वो सब राइट्स बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू हुए थे। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटेशन पीजेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू। मतलब उन्होंने जो फार्मर्स थे उसके पास से ज्यादा महसूल, कर, टैक्स लेने का चाहा। एंड एज ए रिजल्ट द पीजेंट्स बिकेम पुअर। उसी वजह से जो पीजेंट्स फार्मर्स थे वो ज्यादा पुअर बने, ज्यादा गरीब बने हुए। मेनी टाइम्स द पीजेंट्स हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू। मतलब जो टैक्स था, कर था, जो महसूल था उसको चुकाने के लिए जो फार्मर्स को कई बार अपनी ज्वेलरी भी बेच देनी पड़ती थी। लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स हैड टू बोरो मनी
from the moneylenders and consequently fell into a debt trap। मतलब यहाँ जो मनी लेंडर्स थे, जो साहूकार थे, उसके पास से जो मतलब ब्याज पर फार्मर्स लार्ज नंबर में मतलब उसके पास से मनी लेते थे ज़्यादातर फार्मर्स, और उसकी वजह से वो जो डेप ट्रैप होते हैं, मतलब जो ब्याज का जो ट्रैप होता है उसके जाल में फंस जाते थे, उसी की वजह से उसकी खेती वो सब बेच दी जाती थी। आगे, फार्मर्स लॉस देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब जो फार्मर्स थे अपनी जमीन गंवाने लगे और उसी वजह से जो खेत खलियान थे वो भारत के कई प्रदेशों में बर्बाद होने लगे। आगे, मोर बंगाल विटनेस्ड ए टेरिबल फेमिन in the year 1770 CE in which lakhs of people died of starvation। मतलब 1770 में जो बंगाल में मतलब फेमिन मतलब जो सूखा पड़ा था उसी की वजह से ज्यादातर लोग लैक्स ऑफ पीपल मतलब ज्यादा लोग डेथ हो गई थी। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। अपना जो महसूल है, अपना जो टैक्स है, अपना कर वो स्थिर करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उन्होंने मतलब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वो ऑर्डर किया था, मतलब वो एक्ट लागू किया था। एज पर दिस एक्ट, इसी एक्ट की वजह से द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन द एनुअल बेसिस। मतलब कंपनी को वार्षिक तौर पर, एनुअल तौर पर अपनी जो रेवेन्यू है, अपना जो टैक्स है वो फिक्स हो गया था। तो जमींदार्स मतलब लैंडलॉर्ड्स वेयर गिवन द परमानेंट राइट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। मतलब जो जमींदार थे, साहूकार थे, उसको मतलब लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट करने के राइट्स, परमानेंट राइट्स दिए गए थे। दिस इज हाउ A class of landlords loyal to company was created। मतलब इसी वजह से जो साहूकार थे वो कंपनी को वफादार होने लगे, ऐसा मतलब कहने में आता है। दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ कंपनी। मतलब इस एक्ट की वजह से कंपनी की जो इनकम है वो स्थिर हो गई। अगेंस्ट दिस द peasants who work hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited। मतलब इसी के अगेंस्ट में जो फार्मर थे वो मतलब धूप में, कड़ी धूप में अपनी खेत खलियान को उसमें कल्टीवेट करके जो क्रॉप्स है उगाते थे वो बर्बाद होने लगे। आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। यहाँ हम देखते हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में सब जो स्किल फार्मर थे, स्किल जो वर्कर थे वो सब बर्बाद होने लगे। मतलब इम्प्रूवमेंट पीजेंट्स। देखते आगे, इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। वॉरेन हेस्टिंग्स द पर्सन हु वाज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज नोन एज कलेक्टर। जो वॉरेन हेस्टिंग था, कंपनी ने उसको मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भेजा था जॉब, उसको जो उसका था उसकी वजह से उसको कलेक्टर भी बोलते हैं। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए जज। वो जज का मतलब कार्य भी करते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड आवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। जो हमारी स्वायत्त संस्थाएं थी, हम जो अपने सेल्फ रूल से अपने तरीके से जो मतलब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे वो ब्रिटिश सिस्टम की वजह से बर्बाद होने लगे। इन द एंशिएंट टाइम, पहले के तौर पर, एवरी विलेज वॉज लाइक ए स्मॉल रिपब्लिक। मतलब हर एक गांव है वो छोटा सा राज्य होता था। ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज। मतलब ग्राम पंचायत है वो पूरे गांव का जो व्यवस्थापन है वो हैंडल करता था। दीज पंचायत वेयर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन अवर कंट्री। हमारे देश में मतलब जो सेल्फ रूल के तौर पर चलने वाली संस्था थी उसमें जो पंचायत थी वो रीढ़ की हड्डी थी। These institutions of local self-rule stood their ground even during the times of foreign invasions and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policy of British। मतलब कि जब लोग यहाँ आए थे उस टाइम और जब सल्तनत थी उस टाइम भी हमारे यहाँ इतनी बर्बादी नहीं हुई जितनी बर्बादी अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से हुई। आगे देखते हैं,
The policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. मतलब जो सोशल रिफॉर्म्स की ब्रिटिश कंपनी की जो पॉलिसी थी उसी वजह से लोग मतलब इनसिक्योर, असुरक्षित और सस्पिशियस मतलब जो शंका होती है इस तरह से फील करते थे. They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever. मतलब ये जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो ऐसा सोच रहे थे कि ये लोग हमें क्रिश्चियन बना देंगे और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है उसको बर्बाद कर देंगे. People believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railways and military. मतलब यहाँ लोग ये मानते थे हमारे जो सोशल सिस्टम है इसको ये लोग रेलवे और मिलिट्री में मतलब जानबूझकर डाइवर्ट कर रहे हैं. An order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. मतलब आगरा में एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें कहा गया था हर एक इंडियन को ब्रिटिशर को सैल्यूट करना है. If it was not done, it was considered a crime and was liable for punishment. मतलब जो ऐसा नहीं किया गया तो ये क्राइम कहा जाएगा और वो आदमी पनिशमेंट के लायक होगा. एज ए रिजल्ट उसके रिजल्ट स्वरूप में there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. मतलब इसके नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर जो इंडियंस थे उसमें जो ब्रिटिशरों के प्रति गुस्सा और नफरत की आग जलने लगी, ऐसा यहाँ समझाते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. बाद में जो भारतीय व्यापार था और जो उद्योग थे उसका जो विनाश हुआ उसकी वजह से सुनते हैं देखते हैं. द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया सप्लाइड टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप. जो इंडियन हैंडलूम था वो एशिया और यूरोप के मार्केट में सप्लाई किया जाता था. The traders from the European countries used to come to India to purchase commodities. मतलब जो यूरोप कंट्री के जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, ट्रेडर थे, वो भारत में आके भारतीय जो चीजें थी उसको परचेज कर लेते थे. तो इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वेयर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स. मतलब जो यूरोपियन मार्केट थे उसमें जो जूट, वो सिल्क, वुलन और कॉटन टेक्सटाइल वो सबकी हाई डिमांड थी. तो सॉफ्ट एंड डेलिकेट मुस्लिम ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस. मतलब जो ढाका की जो वेलवेट की तरह जो मलमल आती थी वो सॉफ्ट और डेलिकेट वो वर्ल्ड फेमस थी. अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल के अलावा कॉमोडिटीज सच एज सॉल्ट, सल्फेट, शुगर एटसेट्रा वेयर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बुलियन. मतलब जो यहाँ सॉल्ट होता है, सल्फेट होता है, शुगर होता है, इस टाइप की जो कॉमोडिटीज होती है टेक्सटाइल के अलावा उसके एक्सचेंज में मतलब बहुत ज्यादा गोल्ड और सिल्वर भेजा जाता था. आगे देखते हैं. तो वॉल सिनारियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड. मतलब ये सब चीजें जब ब्रिटिश रूल लागू किया तो सब चेंज हो गया. तो फ्लो ऑफ बुलियन गोट रिवर्स. मतलब जो गोल्ड और सिल्वर का जो फ्लो था वो रिवर्स हो गया, मतलब अटक गया. इन द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द ब्रिटिश टूक 500 crore रुपी एज पर टूडे स्टैंडर्ड ओनली फ्रॉम बंगाल ड्यूरिंग द रूल. जो अपने शासन के दौरान बंगाल से अंग्रेज लोग 500 करोड़ रुपए, इस टाइम में 500 करोड़ होते हैं, वो वहाँ ओनली बंगाल से ले गए थे. जस्ट इमेजिन, कल्पना करो कि वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री. पूरे देश से ये अंग्रेज लोग कितनी संपत्ति यहाँ से ले गए होंगे. आगे देखते हैं. फ्लाइट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया. मतलब भारत में जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसमें जो बर्बादी हुई इसके बारे में. With the help of the raw material produced in India and the money collect from the India, the business and industries in England prosperous. मतलब prosper. यहाँ ये बोला गया है जो यहाँ का जो रॉ मटेरियल था भारत का और यहाँ से जो पैसा इकट्ठा किया जाता था वो वहाँ के बिजनेस और इंडस्ट्री में इंग्लैंड को ज्यादा प्रॉस्पर करता था.
समृद्ध करता था। देयर मिल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, उन लोगों की जो मिल्स है वो ज्यादा प्रोग्रेस में आ गई। द क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट लेविंग एनी ड्यूटी ऑन इट whereas there were taxes up to 80% on cloth manufactured in India। मतलब जो वहां से रेडीमेड जो क्लॉथ बन के आता था उसका कोई टैक्स नहीं लिया जाता, बल्कि जो इंडिया में तैयार होता था जो क्लॉथ उसके ऊपर 80% मतलब 80% टैक्स लागू कर दिया जाता था। एज ए रिजल्ट उसकी वजह से टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ, मतलब इसी वजह से भारतीय मार्केट में भारतीय बनावट के जो टेक्सटाइल थे वो ज्यादा महंगे हो गए। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विस्टैंड द कंपटीशन एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्फ, मतलब यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट हस्तकला की चीजें थी और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, इन दोनों में जो मतलब कंपटीशन की वजह से वो टिक नहीं पाई और अपने आप ही खत्म हो गई, ऐसा इसमें हुआ। आगे देखते हैं। Many skill-based industries of our country like textile industry, glass industry, paper, mineral, shipbuilding, etc. got ruined due to the policy of the British। जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, नीति थी, उसी की वजह से हमारी जो स्किल इंडस्ट्री थी, जैसे कि यहाँ बताते हैं टेक्सटाइल, ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग, ये सब बर्बाद होने लगी थी। लैक्स ऑफ स्किल वर्कर बिकेम अनएम्प्लॉय, मतलब जो लाखों लोग हैं वो अनएम्प्लॉय मतलब बेरोजगार हो गए। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बिकेम पुअरर, जो भारत के इंडिया के जो गरीब मजदूर थे, कारीगर थे, वो सब ज्यादा गरीब हो गए। आगे देखते हैं। सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स, मतलब यहाँ के लोगों को जो ब्रिटिशर ने जो सुधार किए थे इसमें शंका थी, देखते हैं, संदेह था। When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England। मतलब यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब विलियम बेंटिंक इंडिया आए तब इंग्लैंड में मतलब लिबरल टाइप की थिंकिंग, जो स्वतंत्रता बोलते हैं, इस टाइप की थिंकिंग, इस टाइप की सोच वो स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब मजबूत तरीके से चलती थी। दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच्ड इंडिया, ये सब जो सोच है वो इंडिया में धीमे धीरे प्रसर गई, मतलब फैल गई। द ब्रिटिश रूलर स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश रूलर थे, शासक थे, और रूलर को भारतीय लोगों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिट रिफॉर्म्स, मतलब यहाँ विलियम बेंटिक ने कई तरह के फायदेमंद रिफॉर्म्स किए थे, सुधार किए थे, इसी वजह से वो ज्यादा फेमस हुए। ड्यूरिंग इस टाइम इंडियन स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो वहीवट में, उसके जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन लोगों को भी काम में, जॉब में रखने लगे। इंडियंस वेयर अलाउड टू यूज देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जो कोर्ट में इंडियंस है अपनी मातृभाषा यूज कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वेयर कंस्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती, मतलब राजा राम मोहन राय और दूसरे रिफॉर्मर थे, सुधारवादी थे, उन्होंने जो सती प्रथा थी उसको जो मतलब स्टॉप करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। बेंटिंक एग्रीड टू these efforts and passed a law in 1829 to ban the practice of सती, मतलब 1829 में विलियम बेंटिक ने मतलब सहमत हुए, एग्री हुए कि ये लॉ पास किया और सती प्रथा को बैन किया। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक द इंग्लैंड रूलर ट्राइड टू एरिडिकेट द सोशल एविल्स एज पर द विल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, मतलब जो सुधारवादी नीति थी, सामाजिक सुधार की नीति, इसी वजह से जो विलियम बेंटिक ने इंग्लिश रूलर को मतलब सबने ट्राई किया उसके टाइम में कि सुधार हो जाए। द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दीज रिफॉर्म्स विद सस्पिशियन, मतलब जो हमारे ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी लोग थे वो इसको मतलब संदेह की नजर से देखते थे।
The company had passed a resolution to spend 1 lakh rupee every year on education, but it was not implemented. मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया कि पर ईयर 1 लाख रुपये एजुकेशन के लिए मतलब यूज किया जाए, उसको खर्च किया जाए, लेकिन वो बाद में उसको मतलब मेंटेन नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ. फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिंग. बाद में अंतिम में जो एजुकेशन कमेटी होती है वो बेंटिक के टाइम में फॉर्म हुई, मतलब उसकी रचना हुई. इन द ईयर 1834 लॉर्ड मैकॉले थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. मतलब इंडिया में लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया. हाउएवर द एजुकेशनल मेथड एडवोकेटेड बाय मैकॉले कुड नॉट बेनिफिट द यूथ. मतलब हमारे युवा को जो मैकॉले की इंग्लिश एजुकेशन की जो मेथड थी वो कारगर नहीं हुई, लेकिन इंडियंस लॉस्ट द एडवांटेज ऑफ एक्वायरिंग द एंशियंट नॉलेज एंड स्किल डेवलप्ड बाय देयर एंसेस्टर. मतलब यहाँ बोला गया है जो हमारे युवा थे, हमारे जो इंडियंस थे, वो हमारी संस्कृति के प्रति जो उसको नॉलेज था वो धीरे धीरे कम होने लगा, तो ये उसकी असर बाद में आती है. द मेथड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज अपोज बाय नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स and Mahatma Gandhi called it to give millions a knowledge of English is to enslave them. That by receiving English education we have enslaved the nation. मतलब यहाँ ये गांधी जी और उस टाइप के कई तरह के लोग ये बोलते हैं कि यहाँ इंग्लिश में मिलियंस लोगों को एजुकेशन देने के वजह से मतलब लोग गुलाम होने की कगार पर आ जाते हैं, ऐसी स्थिति का वर्णन किया है. और यहाँ बोले हैं कि इंग्लिश एजुकेशन पाके ये लोग गुलाम हो जाएंगे. लेटर 3 यूनिवर्सिटी वेयर एस्टेब्लिश इन 1857. 1857 में 3 यूनिवर्सिटी है एस्टेब्लिश, मतलब उसका स्थापना की गई. द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेटेड वर्कफोर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. जो ब्रिटिशर्स है वो एजुकेशन में जो वर्कफोर्स था, जो काम लेने की जो उसकी जो टेक्निक थी, ये इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन मतलब उसकी एंट्री की वजह से ये सब हुआ. अलोंग साइड इट ऑल्सो डेवलपेड नेशनलिस्टिक थिंकिंग अमोंग द एजुकेटेड इंडियन. जो मतलब इंडियन थे जो जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त किया, उसके दिमाग में मतलब जो बोलते हैं ना राष्ट्रवाद की विचारधारा डेवलप होती है. आगे देखते हैं. मेनी मशीन्स वेयर invented to facilitate the industries, transport and communication. मतलब यहाँ जो इंडस्ट्री है हमारी, ट्रांसपोर्ट है और जो हमारे आवाजाही की और जो कम्युनिकेशन है उसको मतलब ज्यादा सुविधा देने के लिए मशीन है उसका इन्वेंट मतलब उसकी शोध की गई, डेवलपमेंट किया गया. आगे considering the convenience in running administration and strategic